और इसलिए उसने अपनी एक पहचान बनाई, जिस पहचान के साथ इस नगर का इतिहास, यहां की परंपराएं, यहां की विशेषताएं सहज रूप से जुड़ी हुई हो। हम भारतीय जनसंघ से भारतीय जनता पार्टी बने, लेकिन हम भी आज उसी जगह पे आए ताकि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने हमें भारत की राजनीति, भारत की जड़ों से जुड़ी हुई हो, ये जो हमें मंत्र दिया था, उस मंत्र को फिर से एक बार चेतना देना, नए उमंग और नए उत्साह के साथ फिर एक बार चल पड़ना, किसी भी राजनीतिक दल के लिए सत्ता के सिंहासन पर पहुंचना एक प्रकार से यात्रा का अंत ही होता है। उसे लगता था जिस काम के लिए निकले थे पहुंच गए। इस देश के एक प्रधानमंत्री को एक बार पूछा गया था कि आप कितना समय प्रधानमंत्री पद पर रहोगे, क्योंकि बड़े अस्थिरता के माहौल में वो प्रधानमंत्री बने थे। तो उन्होंने जवाब दिया था उस पत्रकार के सामने देख करके कि भाई, जो एवरेस्ट पर जाता है वो वहां घर बसाने के लिए जाता है क्या? वहां रहने के लिए जाता है क्या? एक बार पहुंच गया, इतिहास लिख लेगा कि हम एवरेस्ट पर पहुंच गए। बोले मैं एक बार प्रधानमंत्री बन गया, आगे रहूं या डर रहूं। हम वो यात्रा के यात्री नहीं है। हम सब लोग लेने पाने बनने के लिए निकले हुए लोग नहीं हैं। अगर लेना पाना बनना होता तो अपनी राजनीतिक यात्रा में हम भी कई सारे समझौते कर लेते। 50-50 साल तक विपक्ष में भूमिका निभाने के बजाय खुद के लिए जगह बनाने की कोशिश करते। लेकिन इस दल का मूल चरित्र रहा, इस दल के कार्यकर्ताओं का मूल चरित्र रहा कि जिन आदर्शों को लेकर के चल पड़े थे, उन आदर्शों की पूर्ति के लिए चरैवेति 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 का मंत्र लेकर के जन सामान्य के कल्याण के लिए अपने आप को खपा देंगे। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, जिनकी हम शताब्दी मनाने जा रहे हैं, वे हमें यही तो मंत्र दे के गए थे। अंत्योदय, दरिद्र नारायण। और शास्त्रों ने भी तो हमें सिखाया है, जन सेवा ही प्रभु सेवा। 125 करोड़ का देश हो, 800 मिलियन, 65% लोग
35 से कम आयु के हो। देश की जवानी लबालब जवानी से भरा हुआ देश हो, उस देश के सपने भी जवान होने चाहिए, उस देश के संकल्प भी जवान होने चाहिए, और उस देश की यात्रा की गति भी जवान को शोभा दे ऐसी होनी चाहिए। और इसलिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जिन बातों को हमें कहा है, यह शताब्दी का वर्ष हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए एक ऑल्टरनेटिव राजनीतिक चिंतन क्या हो सकता है, विचार और आचार में साम्यता क्या हो सकती है, आचार के माध्यम से राजनीति में पुनः प्रतिष्ठा का माहौल हम बना सकते हैं। हम चाहें या न चाहें, जब आजादी का आंदोलन चलता था तो आजादी के दीवाने, आजादी के लिए मर मिटने वाले लोग उस समय की हर पीढ़ी के लिए प्रेरणा का स्रोत हुआ करते थे। लेकिन आजादी के बाद राजनीतिक जीवन में जो बदलाव आया, राजनीतिक जीवन में जो गिरावट आई, सार्वजनिक जीवन में आचार के प्रति आशंकाओं का माहौल बना, और एक ऐसा वक्त आ गया कि बेटा पब्लिक अपने दोस्तों को ये कभी परिचय नहीं करवाता है कि मेरे पिता नेता है। उसे कभी कभी मन में संकोच होता है। शायद दोषी कुछ लोग होंगे, कुछ लोगों के आचरण के कारण लोकतांत्रिक जीवन में अगर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस में इस प्रकार की गिरावट जनसामान्य के मन में प्रस्थापित हो जाए तो उससे लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा होता है। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों का होना बड़ा स्वाभाविक है, जनप्रतिनिधियों का होना अनिवार्य है। भारतीय जनता पार्टी के नाते पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्म शताब्दी हम मना रहे हैं, तब हम आचार और विचार के माध्यम से देश के सामान्य नागरिक के मन में फिर से एक बार इस इंस्टीट्यूशन की प्रतिष्ठा पुनः प्रस्थापित कर सकते हैं क्या? राजनेताओं की तरफ लोगों का देखने का दृष्टिकोण हम बदल सकते हैं क्या? हमारे लिए नहीं, अपने लिए नहीं, दल के लिए नहीं, देश के लोकतंत्र के लिए आवश्यक हुआ है कि हम सच्चे अर्थ में एक ऑल्टरनेट क्या होता है। सब कुछ डूब चुका है, ये गलत है, अब भी आशा जीवित है, अब भी अच्छे लोगों की कमी नहीं है, और अच्छाइयों के साथ चलने वाले लोग आज भी है। ये विश्वास पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्म शताब्दी में अगर कोई निभा सकता है, अगर उसे कोई कर सकता है, तो प्रमुख रूप से कोई और नहीं कर सकता, ऐसा मैं नहीं मानता। और दलों में भी अच्छे लोग हैं, लेकिन हमारे पास शायद ये मात्रा ज्यादा होगी।
क्योंकि हम कई बीमारियों से बचे हुए लोग हैं, लेकिन बीमारी इतनी फैल चुकी है कि अपने आप को बचाए रखने के लिए सतत जागरूक रहना पड़ता है, सतत पुरुषार्थ करना पड़ता है। हमारे सभी वरिष्ठ महानुभावों ने जैसा हमारा लालन पालन किया है, हमें तैयार किया है, और आज जब पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की शताब्दी के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं, तब हम विचार और आचार के माध्यम से उन आदर्शों के लघु प्रतीक भी बन सकते हैं क्या? एक छोटे प्रतीक भी बन सकते हैं क्या? इससे बड़ी श्रद्धांजलि उनके लिए क्या हो सकती है? दीनदयाल उपाध्याय जी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, इसी बात को लेकर के काम करते थे। और वो कहते थे समाज का कोई भी अंग हमारे लिए अछूत नहीं होना चाहिए। समाज के सभी लोगों के प्रति, सभी वर्गों के प्रति, सभी पंथों के प्रति हमारा भाव क्या हो? आज से 50 साल पहले जो लोग जनसंघ को समझने की गलती करते थे, जो लोग आज भी भारतीय जनता पार्टी को समझने की गलती करते हैं, और जो कुछ लोग जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी को गलत प्रस्तुत करने का अविरत प्रयास करते हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था, खास करके हमारे यहां सेकुलरिज्म का जो एक विकृत परिभाषा चल रही है, हमारे यहां देशभक्ति को भी कोसा जाता है, इस प्रकार का माहौल बना दिया गया है। ऐसे समय माइनॉरिटी की तरफ देखने का दृष्टिकोण क्या हो? मैं 50 साल पहले पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो कहा था, ताकि जिन लोगों को गलतफहमी हो उनको सोचने के लिए मजबूर करने वाली बात है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था, मुसलमानों को न पुरस्कृत करें और न ही उनको तिरस्कृत करें, बल्कि उनका परिष्कार करें। मुसलमानों को न वोट की मंडी का माल और न ही कोई घृणा की वस्तु समझे, उसे अपना समझे। पचास साल पहले दीनदयाल उपाध्याय जी ने हमारे सामने विषय रखा, दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित, गांव, गरीब, किसान, ये हमारे राजनीतिक नारे नहीं हैं, ये हमारा कमिटमेंट है। सबका साथ, सबका विकास, ये विचार जब हम प्रस्तुत करते हैं, तब समाज का आखिरी छोर का व्यक्ति यही हमारी आराधना का केंद्र होना चाहिए। और यही तो अंत्योदय की सीधी सादी सरल परिभाषा है। और पंडित जी ने कहा था, समाज की अंतिम सीढ़ी पर जो बैठा हुआ है, दलित हो, पीड़ित हो, शोषित हो, वंचित हो, गांव हो, गरीब हो, किसान हो,
सबसे पहले उसका उदय होना चाहिए। राष्ट्र को सशक्त और स्वावलंबी बनाने के लिए समाज को अंतिम सीढ़ी पर ये जो लोग हैं उनका सामाजिक आर्थिक विकास करना होगा। इस मूल वैचारिक पिंड से पले हुए हम लोग हैं और इसलिए दल के रूप में भी और जहां जहां हमें सत्ता के माध्यम से सेवा करने का मौका मिला है वहां भी इसी भाव को केंद्र में रखते हुए आगे बढ़ने का हम प्रयास करते रहे हैं। अब और पूरी ताकत लगा के और जोर लगा करके दीनदयाल उपाध्याय की जन्म शताब्दी में ऐसा काम करके दिखाएं ताकि पंडित जी को एक सच्ची श्रद्धांजलि देने का समाधान हम लोगों के दिल में हो, हमारे मन में वो भाव जगे। और दीनदयाल जी साफ बोलने वाले थे, मुनिंदी थे, लेकिन बेचारी स्पष्टता इतनी रहती थी। आज कभी कभी कुछ बातें हमारे कानों पे सुनाई देती है, कभी कभी हर बात को अलग तरीके से देखने का एक तौर तरीका दिखाई देता है। उस समय जब वो दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित, गांव, गरीब, किसान इनके कल्याण की बात करते थे तब समाज के अग्रवर्ग को भी बेझिझक वो कहते थे। उन्होंने कहा था अगर सभी को बराबरी में लाना है तो, अगर सभी को बराबरी में लाना है तो ऊपर के लोगों को झुक करके अपने हाथ वंचित लोगों तक बढ़ाने हो चाहिए, तब जाकर के उसको हम ऊपर उठा सकते हैं। पंडित जी के चिंतन में अंगांगी भाव उसकी चर्चा आती थी। आज ये अंगांगी शब्द वगैरह कहने जाएंगे तो पता नहीं कहां से कहां चर्चा पहुंच जाएगी, लेकिन सीधा साधा सरल ये था कि जैसे शरीर में एकात्म होता है भाव, अगर आंख को कुछ हो जाए तो हाथ इस बात का इंतजार नहीं करता है कि मैं क्यों उधर जाऊं, उसकी आंख में पड़ा है वो संभाले अपना। पैर में कांटा लग जाए तो हाथ ये नहीं कहता है कि मेरा क्या लेना देना, ये तो पैर को कांटा लगा है, वो जाने, उसका काम जाने। आंख नहीं कहती है अरे कांटा उसको लगा, मैं क्यों आंसू बहाऊं। लेकिन अंगांगी भाव, एकात्म शरीर की अनुभूति ये होती है कि कांटा पैर में लग जाए तुरंत हाथ वहीं पहुंच जाता है, पूरे शरीर को वेदना होती है, आंख से आंसू टपकता है। यह अंगांगी भाव होता है। समाज के अंदर भी, समाज के भीतर भी अंगांगी भाव होना चाहिए। समाज के किसी कोने में भी किसी को दर्द हो, पूरे समाज को उसकी पीड़ा होनी चाहिए। समाज के किसी व्यक्ति, कोने में बैठे हुए व्यक्ति पर जुल्म हो, अन्याय हो, कठिनाई हो, उसकी पीड़ा समग्र समाज को होनी चाहिए। ये अंगांगी भाव 125 करोड़ का देश, इन 125 करोड़ देशवासी, हम उसको एकात्म भाव से अनुभव करें। हमारी राजनीति की यही तो दिशा है कि कोई हमारे लिए पराया नहीं हो सकता। हमारी विकास की यात्रा में कोई पीछे नहीं रह सकता, लेकिन प्रारंभ करेंगे जो पीछे है उसी की भलाई से शुरू करेंगे। और ये सिर्फ एकात्म समाज रचना के साथ साथ भौगोलिक दृष्टि से भी
जैसे स्वस्थ समाज, वैसे स्वस्थ शरीर। अगर किसी व्यक्ति का एक हाथ काम नहीं कर रहा है, दुर्बल है, अविकसित है, शरीर के और अंगों की तुलना में छोटा है, तो उसे स्वस्थ शरीर नहीं कहा जाता। वैसा ही हमारी ये भारत माता, अगर उसका कोई हिस्सा, कोई भूभाग, कोई प्रदेश, कोई जिला, कोई इलाका, ये अगर अविकसित रह जाता है, पीछे रह जाता है, तो फिर हमारी भारत माता का विकास भी तो स्वस्थ नहीं होता है। और इसलिए हिंदुस्तान के सभी क्षेत्रों में, सभी भूभाग में, सभी समाज में, सभी लोगों के लिए विकास की समान अवसर की संभावनाओं को हमने तराशता रहना चाहिए, प्रयास करते रहना चाहिए। अगर हिंदुस्तान का पश्चिमी छोर आगे बढ़ जाए और हिंदुस्तान का पूर्वी छोर विकास की यात्रा में पिछड़ जाए, तो ये भारत माता स्वस्थ नहीं लगेगी। और इसलिए इस सरकार की कोशिश है कि हमारे हिंदुस्तान का पूर्वी इलाका, चाहे पूर्वी उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, उड़ीसा हो, बंगाल हो, आसाम हो, नॉर्थ ईस्ट हो, ये सारा भूभाग जहां अपार प्राकृतिक संपदा है, तेजस्वी ओजस्वी जन सामान्य का जनसागर है, हम ऐसे देश को आगे बढ़ाएं ताकि जैसे हिंदुस्तान के पश्चिमी छोर में आर्थिक गतिविधि नजर आ रही है, वैसी ही आर्थिक गतिविधि हिंदुस्तान के पूर्वी छोर पर भी नजर आ जाए। और यही तो एकात्म भाव है, वही तो एकात्म दर्शन की अनुभूति का परिणाम है। और इसलिए आज हम जहां शासन की व्यवस्था में बैठे हैं, हमारी हर कोशिश ये होनी चाहिए और कोशिश रहेगी कि हम असंतुलन को कैसे कम करें, संतुलित विकास यात्रा को हम कैसे आगे बढ़ाएं, और उस पर हम बल देते हुए किस प्रकार से हम आगे दिशा में करना चाहते हैं। कभी कभी हम लोग प्राकृतिक असंतुलन के संबंध में भी इन दिनों काफी चिंतित नजर आते हैं। पूरा विश्व ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, इससे परेशान नजर आता है। हमारे यहां भी बारिश का टाइम टेबल गड़बड़ हो जाए, बारिश कम अधिक हो जाए, तो सामान्य मानवी भी कहने लगा है कि भाई प्रकृति रुट गई है, प्रकृति में बदलाव आ गया है। दुनिया आज ग्लोबल वार्मिंग की चिंता और चर्चा करती है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने विकास की अवधारणा की जब चर्चा की, तो उस समय उन्होंने कहा था, और वो कहते थे, प्राकृतिक संसाधनों का हमें उतना ही दोहन करना चाहिए जिसके लिए वे सक्षम हो। अगर वही नष्ट हो जाए और हम दोहन करते रहेंगे तो पूरा प्रकृति का चक्र ही नष्ट हो जाएगा।